नमस्कार, वाणी मंत्र के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। भारत ने बहुत ही कम टाइम में लगभग 4 वर्षों का अगर हम अंतराल देखें तो स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसमें स्काईरूट जैसी जो स्टार्टअप्स हैं वो प्रमुख उद्यमियों के रूप में अब चेंज हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री का अंतरिक्ष क्षेत्र को लेकर एक उदारवादी दृष्टिकोण है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में स्टार्टअप्स में तेजी आई है और इसके परिणाम स्वरूप नतीजे भी हमें देखने को मिले। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को सार्वजनिक यानी कि जो PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भागीदारी है, उसने संभावनाओं के असीम आकाश खोले हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में अंतरिक्ष क्षेत्र के साथ कुछ ऐसे क्षेत्र भी आने वाले हैं जिनकी संभावनाएं अभी अनएक्सप्लोरेबल हैं। साथ ही अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए कैसे महत्वपूर्ण योगदान साबित होगी जब स्वतंत्र भारत के रूप में हम अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, तब दुनिया का अग्रणी राष्ट्र बनेगा स्पेस सेक्टर में भारत। खास तौर पर विशाल युवा प्रतिभाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है ये। अंतरिक्ष, बायोटेक, कृषि, ऊर्जा, ये तमाम जो उभरते हुए क्षेत्र हैं, यहाँ स्टार्टअप्स उद्यमी स्थापित करने के लिए इच्छुक हैं। और जैसे कि प्रधानमंत्री ने भारत की अगर हम बात करें तो देश को विज्ञान, टेक्नोलॉजी और नवाचार क्षमताओं के लिए वैश्विक पहचान दिलाने में सक्षमता हासिल दी है और आज स्टार्टअप्स की बहुत मांग है। ऐसे में आज का जो विषय है वो है कि डिजिटल स्पेस स्टार्टअप, यानी अंतरिक्ष में जिस तरह से लगातार भारत परचम लहरा रहा है, वहाँ स्टार्टअप्स को लेकर क्या संभावना है। जैसे कि पहला कल नेशनल स्पेस डे मनाया गया, कई अहम बातें वहाँ हुई हैं, इन पर करेंगे चर्चा। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आपको नंबर्स बता दूं जिस पर कॉल करके आप इस विषय से जुड़ी तमाम जानकारियां ले सकते हैं। नंबर है 23387031 और दूसरा नंबर है 23097670। आपने मेहमान से आपका तारुफ कराने से पहले ग्राफिक्स के जरिए थोड़ा सा आपको समझाते हैं कि आखिरकार जो भारत का डिजिटल स्पेस है उसको कैसे बढ़ावा मिलेगा। चलिए, हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल सर, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। DG इंडियन स्पेस एसोसिएशन भट्ट साहब, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत खुशी हो रही है सुबह आपको इस खास चर्चा में शामिल करके। पहला सवाल मेरा यही है भट्ट जी आपसे कि जिस तरह से जब हम अंतरिक्ष की बात करते हैं, कितना बड़ा गेम चेंजर आप मानते हैं जो स्टार्टअप्स की उल्लेखनीय प्रगति हमने देखी, 1 से 200 के पार पहुंच गए हैं अब ये। तो मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देना चाहूंगा कि 2020 में हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारी सरकार ने अनाउंस किया कि स्पेस भी अब वो सेक्टर है जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स आ सकते जी। तो इससे पहले सिर्फ जो कुछ स्पेस में हो रहा था वो सिर्फ इसरो ही द्वारा होता था, पर अब गवर्नमेंट ने सोचा कि नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज यानी कि प्राइवेट कंपनियां, स्टार्टअप भी स्पेस में आ सकते। ये एक बहुत ही बड़ा कदम था और इस कदम के फलस्वरूप क्या हुआ कि 2020 से अभी तक हर साल 30 से 40 नए स्टार्टअप स्पेस में आने लगे और आज के दिन में 205 स्टार्टअप्स। 2012 में सिर्फ 1 था और आज हमारे पास 205 स्टार्टअप। यही नहीं, जो स्टार्टअप्स पहले शुरू हुए थे, जैसे स्काईरूट है जो कि 2018 में बना था, और कुछ जो नए शुरू के स्टार्टअप्स हैं, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स का वो प्रोड्यूस भी कर दिया। मतलब हमारे स्टार्टअप्स ने थोड़े ही समय में इस सेक्टर के खुलने के सिर्फ 3-4 साल में ही काफी अचीवमेंट्स अचीव कर लिए। 2 स्टार्टअप हैं जिन्होंने की प्री ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च कर लिए हैं और शीघ्र ही वो ऑर्बिटल लॉन्च भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रॉकेट्स वो लॉन्च कर रहे हैं वो नई टेक्नोलॉजी से बने। उन रॉकेट्स की में जो इंजन है, एक का तो पूरा ही इंजन 3D प्रिंटिंग से बनाया गया है जो कि अग्निकुल कंपनी जी। और स्काईरूट के भी जो इंजन है उसके काफी हिस्से पुर्जे मशीन से ना बन के 3D प्रिंटिंग से बने, जो कि इसी प्रकार से 4-5 स्टार्टअप कंपनियां हैं, 3-4 स्टार्टअप कंपनियां हैं जिन्होंने अपनी सैटेलाइट भी बनाकर स्पेस में लॉन्च की।
भट्ट साहब, खास तौर पर भारत का जो आंतरिक क्षेत्र है, जिसे हम स्पेस इकोनॉमी भी कह रहे हैं, ब्लू इकोनॉमी है, ग्रीन इकोनॉमी है, स्पेस इकोनॉमी है, इसमें जो बड़ी संख्या में तकनीकी हस्तांतरण यानी कि एफडीआई की 100% मंजूरी है, ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, इसने कितना बड़ा योगदान जो है वो आने वाले समय में आपको देती हुई नज़र आ रही है? क्योंकि सारा खेल अनुसंधान, रिसर्च और टेक्नोलॉजी का है जब हम बात करते हैं अंतरिक्ष के। तो देखिए, सबसे पहले टेक्नोलॉजी की क्षमता, क्योंकि इसरो ने प्राइवेट सेक्टर को पिछले 50-60 साल से इन्वॉल्व करके रखा। वो उनके सप्लायर्स थे, उनके इसरो की R&D से कुछ जो बना होता था उसको जिसे कहते हैं बिल्ट ऑन डिमांड, और जो टेक्नोलॉजी इसरो की थी पर वो लोग प्राइवेट सेक्टर में बना रहे थे, तो धीरे धीरे वो क्षमताएं प्राइवेट सेक्टर में भी आ गई। उसके अलावा बहुत सी, जैसे मैं अग्निकुल की बात कर रहा हूँ, जैसे और कंपनियां हैं पिक्सेल वगैरह, जो कि सैटेलाइट बनाने में उन्होंने नई टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया है। एक जैसे 3D प्रिंटिंग से रॉकेट बनाना, या ऐसी सैटेलाइट जिसके सेंसर्स हाइपर स्पेक्ट्रल हों, वो सेंसिंग के लिए सैटेलाइट है। ये टेक्नोलॉजी बाहर से नहीं आई है, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हुई है, ये टेक्नोलॉजी की क्षमता इन स्टार्टअप की। जी। साथ ही साथ आप जैसे पूछ रही हैं कि सबसे जरूरी इसमें है, स्पेस में खर्चा बहुत ज्यादा है और रिस्क बहुत ज्यादा है, और जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है वो आने में काफी समय लगता है। तो इसलिए पैसा शुरू में जो इन्वेस्ट हो, उसकी इन स्टार्टअप्स को या कंपनियों को बहुत जरूरत होती है। और इसके लिए जो गवर्नमेंट ने नया एफडीआई रूल बनाया, पहले एफडीआई सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूवल से ही आ सकता था, अब गवर्नमेंट ने 49% से लेकर 100% तक डायरेक्ट रूट से एफडीआई स्पेस में परमिट कर दिया। इसके जी। फलस्वरूप क्या होगा कि बाहर का पैसा भी अच्छी कंपनियों में यहाँ इन्वेस्ट होगा और हमारी कंपनियों को मिलेगा। अच्छा, भट्ट साहब, मैं आपका एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें बहुत अहम बात आपने लिखी कि जॉइंट वेंचर्स, और ख़ास तौर पे मान लीजिए जो आज का युवा है, जो उद्यमी बनना चाहता है, जिसके सपने स्कूल टाइम से फिर यूनिवर्सिटी लेवल पर अगर आए, तो हमने देखा मेरी बिटिया है, उसके स्कूल में अभी से ही उनको ये जो एस्ट्रोनॉमी है, इससे जुड़े तमाम सब्जेक्ट्स और अलग अलग क्लासेस सिखाई जा रही हैं। ये जो पैराडाइम शिफ्ट है, इसे आप कैसे देखते हैं? और जिन जॉइंट वेंचर्स का मैं जिक्र कर रही हूँ, उसमें कलपुर्जे, लॉन्च व्हीकल, इस तरह के तमाम जो साजो सामान जो एक स्टार्टअप के लिए ज़रूरी है स्पेस से जुड़े हुए, उस जॉइंट वेंचर के लिए ये जो नई नीति है यानी कि स्पेस से जुड़ी हुई, वो कितनी कारगर साबित होने वाली है? देखिए, यही एक इस पूरी जो हमारी स्पेस की पॉलिसी है, और जो अभी गवर्नमेंट ने दो, बल्कि एक एनएसआईएल जो इसरो का हिस्सा है, पब्लिक सेक्टर कंपनी, और इन स्पेस जो कि स्पेस में रेगुलेशन और प्रमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दोनों ने, एक ने लॉन्च व्हीकल में और दूसरे ने अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट में एक वो निकाले हैं, ऑफर किए हैं, जिसमें कि पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या है कि कुछ पैसा सरकार देगी और प्राइवेट कंपनियों को ये मौका दिया गया है कि वो लॉन्च व्हीकल्स को बनाए या वो सैटेलाइट्स को बनाए। और ये जो आप जो जॉइंट वेंचर कह रहे हैं, इसका मतलब यही है कि कुछ पैसा गवर्नमेंट का भी लग रहा है, और साथ ही पुरानी स्पेस कंपनियां जो कुछ हैं, जो बड़ी स्पेस कंपनियां हैं, वो और स्टार्टअप्स मिलकर किसी प्रोजेक्ट के लिए, यानी कि लॉन्च व्हीकल बनाने के लिए, ये सैटेलाइट बनाने के लिए, ये उसके एप्लीकेशन के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कंपनियां बनाई। बट साहब, क्या वजह रही कि स्पेस सेक्टर में, जैसे टेलीकॉम एंड ऑफिसर दी एफडीआई है, इसमें 3 स्लैब रखे गए, और इन 3 स्लैब्स को रखने के पीछे क्या सोच रही? और ख़ास तौर पे जो उद्यमी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, क्योंकि अभी अनएक्सप्लोरेबल सेक्टर है, इसके रिपलिंग इफेक्ट्स जिन तमाम क्षेत्रों पर पड़ते हैं वो अनएक्सप्लोर्ड हैं, तो उस लिहाज से उद्यमी किस तरह से अपनी दृष्टिकोण को स्टार्टअप्स के लिहाज से अंतरिक्ष में रख सकते हैं? तो देखिए कि आपने पूछा कि क्यों इसमें वेरिएबल 49% से 100% तक का डायरेक्ट एफडीआई परमिटेड है, क्यों
100 क्यों नहीं है, ये 74% क्यों नहीं है? इसके दो कारण हैं। एक, जैसे रॉकेट्स हैं, रॉकेट जो कि ऊपर सैटेलाइट्स को ले जाते हैं, और जो मिसाइल्स हैं उनकी टेक्नोलॉजी कुछ थोड़ा मिलती जुलती है। तो इसमें गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल विचार किया है कि ऐसी चीज का कंट्रोल देश के ही अंदर होना चाहिए, और इसीलिए 49% पे उसमें लिमिट कर दी। बाकी सेक्टर्स में 100%, ये 74% तक क्या कहते हैं एफडीआई परमिट किया है। पर ज्यादा बेसिक एम ये है कि ये जो एक स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी है स्पेस की, ये अगर इंडियन कंपनी बना रही हो तो चाहे वो एफडीआई आ रहा हो, कंट्रोल देश के अंदर। और सर, जब हम लगातार देख रहे हैं कई आर्टिकल्स के माध्यम से, तो भारत की जो स्पेस इकोनॉमी है, 2% से ज़्यादा का योगदान है जब हम इसको टोटालिटी में देखते हैं। ख़ास तौर पर जो इन स्पेस एक नोडल एजेंसी, एक रेगुलेटर के तौर पर काम करिए, एक सेतु के रूप में प्राइवेट सेक्टर और जो उद्यमी हैं। अगर आज का उद्यमी स्पेस सेक्टर में निवेश करना चाहता है, यहाँ अपना स्टार्टअप लगाना चाहता है, उसके लिए 3 थंब रूल्स क्या रहेंगे इस सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए? सबसे जरूरी, और वो हर एक स्टार्टअप के लिए है, स्पेस के लिए खास नहीं पर स्पेस के लिए ज्यादा जरूरी है, कि आपके पास में आइडिया होना चाहिए और उस आइडिया को ग्राउंड में पूरा करने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब उस आइडिया को आपको स्पेस इफेक्टिव, जो स्पेस में इस्तेमाल करने वाली चीज बनाने की काबिलियत होनी चाहिए। तो एक आइडिया, एक टेक्नोलॉजी की काबिलियत, और उसके बाद में कुछ प्रोसेसेस हैं जो कि गवर्नमेंट ने अब बहुत आसान बना दिए हैं। आसानी से कोई भी कंपनी अपनी स्टार्टअप, कोई अपनी कंपनी खोल सकता है, उसको डीपीआईआईटी में अपने को रजिस्टर कर सकते हैं, और उस रजिस्टर करने के बाद में वो इन स्पेस में भी अपने को रजिस्टर कर देंगे। तो अगर उनका आइडिया अच्छा होगा तो अलग अलग स्कीम्स में इन स्पेस ने सीड फंड्स भी शुरू किए हुए हैं। जी। मतलब वो इनिशियली आपको पैसा देंगे, इंसेंटिव देंगे, और आपके प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए आपको मदद करेंगे। और जिस बूस्टर डोज का हम जिक्र कर रहे हैं, आपको लगता है कि एफडीआई के माध्यम से जब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की या कंपोनेंट यूनिट्स हैं, ये जो तमाम अन्य विकल्प हैं, उस लिहाज से नौकरियों के अवसर भी सृजित होते हैं, ख़ास तौर पर क्योंकि बहुत हद तक जो अंतरिक्ष संबंधी स्टार्टअप्स हैं वो ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बनाने के लिए पेटेंट की भी बात होती है, और जिस तरह से कई मल्टीलैटरल फोरम्स पर आज भारत अपनी बात और साख के साथ दुनिया के सामने खड़ा हुआ है। तो निश्चय ही जब पूरा ये इकोसिस्टम बनेगा, और यही हमारी स्पेस पॉलिसी का मकसद है कि यहाँ पर ग्राउंड स्टेशन बनने लगे, यहाँ पर सैटेलाइट्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में रॉकेट्स बने, और हम हिंदुस्तान के लिए ही नहीं, दुनिया के लिए रॉकेट्स बनाएं, सैटेलाइट्स बनाएं, और साथ ही सबसे ज्यादा पैसा जो है, जो कि जब आप इकोनॉमी के हिसाब से देखते हैं तो एप्लीकेशंस में, यानी कि जो अर्थ ऑब्जर्वेशन से जो क्या कहते हैं आउटपुट्स आती हैं, उनको एनालाइज कर कर कैसे एग्रीकल्चर में, कैसे मेडिकल में, कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में इस्तेमाल किया जाए। और यानी कि बिल्कुल, बहुत आपने बहुत अहम बात कही है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट्स हैं। यानी अगर हम बात कर रहे हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन की, तो भाई आप दूर दराज के इलाकों को साथ जोड़ने में काम आते हैं, जिसमें इसका पूरा लाभ आपकी आर्थिक व्यवस्था पर पड़ता है और मिलता भी है सकारात्मक, जिसमें हम कृषि, चिकित्सा, शिक्षा से जुड़ते हैं। ये जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, ये हमारी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी में किस तरह से योगदान देने के लिए और प्रेरित करता है? तो इसके दो हिस्से हैं। एक तो अपने ही देश के अंदर उन इलाकों की इकोनॉमी इंप्रूव हो जो कि अनसर्व्ड एरिया है, वो इलाके हैं जहां पर टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन नहीं पहुंच पाया है। जब सैटेलाइट द्वारा कम्युनिकेशन पहुंचेगा तो ब्रॉडबैंड उनके पास पहुंचेगा, और अगर ब्रॉडबैंड पहुंचेगा तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने की क्षमता, एजुकेशन, दूर दराज के इलाके में पहुंचना, वहां की फैक्ट्रीज में आईओटी का काम करना जो कि रूरल एरिया में है, ये सब जो हैं ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करेंगे। और साथ ही
एक बार हमारी कंपनियों की, और जो कि पक्का निश्चय ही आएगी, क्षमता ग्लोबल लेवल की होगी, तो वो अपनी सर्विसेज को सिर्फ देश के ही अंदर नहीं पर पूरी दुनिया में सप्लाई करें। अच्छा, क्योंकि आपने इस पूरे विषय की अगर हम बात करें, इस क्षेत्र का बड़ा गहन अध्ययन किया, आप खुद डीजी इन स्पेस रह चुके हैं। मैं ये समझना चाहती हूँ आपसे कि जो एक हिचक थी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर, ख़ास तौर पर जो विकसित देश थे, विकासशील देशों के लिए, वो नॉलेज ट्रांसफ़र, एफिशिएंसी ट्रांसफ़र, टेक्नोलॉजी को साझा करना लोक हित के लिए, समान हितों के लिए, वो कितना अब आपको मैं मानती हूँ कि समानता के तौर पर नज़र आता है इन आने वाले सालों में, और कितना बड़ा बदलाव आप देखते हैं? देखिए, बदलाव आने का एक कारण स्पेस में, स्पेस टेक्नोलॉजी, जैसे रॉकेट टेक्नोलॉजी कहते हैं कि सबसे हाई ग्रेड की टेक्नोलॉजी है। हमारी अपनी अंदरूनी क्षमता इस लेवल की है कि क्योंकि हमारे पास में रॉकेट टेक्नोलॉजी है, क्योंकि हमारे पास में सैटेलाइट बनाने की क्षमता है, हमारे पे अब सेंसर्स बनने लगे हैं, तो हमारा एक लेवल है दुनिया में जिस वजह से हमारी एक पहचान है। और उसके अलावा अगर थोड़ा अगर टेक्नोलॉजी आनी हो तो वो आएगी, क्योंकि पूरी दुनिया आज के दिन में ये पहचानती है कि भारतीय अंतरिक्ष में क्षमता रखता है। बट साहब, क्योंकि हम विस्तारीकरण की बात कर रहे हैं, भाई इतनी सारी पॉलिसीज़ को लेकर अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दृष्टिकोण ये है कि इस पूरे क्षेत्र में जो तमाम विकल्प हैं उनका विस्तार किया जाए, लेकिन चेक्स एंड बैलेंसेस रखना भी बेहद ज़रूरी है। ये जो हमारी सोच है, इसे आगे लेकर चलते हुए हमें कैसे चेक्स एंड बैलेंसेस की इस नीति को भी अपनाकर बढ़ना होगा? तो आपने बिल्कुल सही बोला, और इसीलिए जो इन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन आपने बोली है, वो एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन, उसका काम प्रमोशन भी है, उसका नाम भी यही कहता है, ऑथराइजेशन, प्रमोशन और रेगुलेशन। रेगुलेटरी अथॉरिटी भी है और प्रमोटिंग अथॉरिटी भी है, जो कि एक यूनिक स्ट्रक्चर है। इन स्पेस का काम प्राइवेट स्पेस को प्रमोट करना है, उनको ऑथराइज करना है और साथ ही उनको रेगुलेट करना है। क्योंकि जैसे आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं, रेगुलेशन भी उतना ही अहम है, और खासकर स्पेस जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर। भट्ट साहब, क्योंकि जिन तमाम विषयों पर हमने अभी खुलकर चर्चा की, आपको लगता है कि स्कूल लेवल से अगर यही बीज बच्चों के मस्तिष्क में बो दिया जाए कि स्पेस आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर हो सकता है, जब आप करियर ऑप्शंस में सोचते हैं, देखिए डॉक्टरी है, इंजीनियरिंग है, लॉ है, ये बड़े आज की डेट में इनको बड़े रेगुलर ऑप्शंस माना जाता है। एक वक्त था कि बहुत नीश थे। तो आपको लगता है अटल इनोवेशन मिशन की अगर हम बात करें, जिस तरह से स्टेम टेक्नोलॉजी को अब 6-7 क्लास से ही बढ़ावा दिया जा रहा है, ये एक बड़ी सोच है कि यहीं से हम वोकेशनल ट्रेनिंग देना चाहते हैं, ताकि इस क्षेत्र में जो कि बहुत असीम संभावनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है, वो बच्चों के लिए एक बेहतरीन करियर ऑप्शन भी हो। बिल्कुल निश्चय ही, और मेरा पूरा विश्वास है कि जैसे भारत ने एक समय में आईटी में और फार्मास्यूटिकल में दुनिया में लीड किया है, शीघ्र ही कुछ सालों बाद स्पेस में ऐसे होगा। और जो आप बोल रहे हैं, बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे इंडियन स्पेस एसोसिएशन की इनॉग्रेशन के समय 4 चीजें बोली थी कि 4 चीजें जरूरी हैं। एक, जो भी स्पेस से निकले वो आम आदमी के लिए इस्तेमाल हो। स्पेस जो है, सरकार में यहाँ पर इसका रोल कि सिर्फ एनेबलर का होगा, वो भी हो रहा है। और एक चीज उन्होंने बोली थी कि हमने अगली जनरेशन को स्पेस के लिए तैयार करना, और इसी के लिए काफी इनिशिएटिव शुरू हो गए। अभी 4 दिन पहले ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE ने इन स्पेस के साथ मिलकर और इसरो के साथ मिलकर एक नया सिलेबस बनाया है कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पर स्पेस के लिए क्या-क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएं, और उस कोर्स को, उस करिकुलम को रिलीज किया गया है 21 तारीख को इसरो के चेयरमैन द्वारा। जी। इसी तरीके से अब अगला लेवल और थोड़ा-थोड़ा वो शुरू हो गया है। हमको स्पेस की एजुकेशन को स्कूल लेवल पे लेके आना, बिल्कुल। क्योंकि स्कूल वहां पर हमने उन यंग माइंड्स को अट्रैक्ट करना है जिन्होंने हमारे देश के फ्यूचर हैं, और उनको ये कन्विंस होना है कि स्पेस
एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि आज डॉक्टर या इंजीनियर बनना या लॉयर बनना जरूरी है, कल के बच्चे को स्पेस साइंटिस्ट बनने का सपना होना चाहिए। बिल्कुल, मुझे याद है कि मंगलयान की सफलता पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई अगर एक कील भी भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा लगाया जाता है तो एक गर्व की बात है। और आज तो भारतीय वैज्ञानिक जो हैं, अगर इसरो की बात हम करते हैं तो हर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर परचम लहरा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगी कि 100 दिन का एक्शन प्लान तमाम जो मंत्रालय हैं उनके लिए बनाया गया था। ऐसे में जो स्पेस सेक्टर है वो 450 से ज़्यादा MSMEs के साथ मिलकर काम कर रहा है। ये जो सामंजस्य है ये कितना ज़्यादा फ्यूल देता है इस पूरे सेक्टर को? निश्चय ही, क्योंकि अगर स्पेस में जरूरत है सबसे ज्यादा वो फाइनेंशियल निवेश की है। दूसरा, एक गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया कि स्पेक्ट्रम एलोकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से करने का निश्चय किया, और उसकी भी फाइनल पॉलिसी अब इन्हीं 100 दिन में निकलने वाली है। उसके गाइडलाइंस जो फाइनल निकलेंगे। साथ ही सब अभी इस बार बजट में 1000 करोड़ वेंचर कैपिटल के लिए स्पेस में दिया गया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि और पैसे की जरूरत होगी तो गवर्नमेंट डेफिनेटली उसको रिलीज करेगी। और सबसे बड़ी बात स्पेस में जी, यह है कि सीधा पीएमओ के ऑफिस से स्पेस सेक्टर को ग्रो करने के लिए इसरो के अलावा प्राइवेट सेक्टर को, एकेडमिया को, सबको बहुत सपोर्ट दिया जा रहा है। यानी हम मानते हैं कि जो तमाम प्रगतिशील सुधार हुए हैं उन्होंने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है स्पेस सेक्टर पर। आखिरी जी हाँ। सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये है कि ख़ास तौर पर इस सेक्टर में हमने देखा है कि प्रधानमंत्री हमेशा से प्रोत्साहित करते हैं कि भाई महिलाएं इसमें आगे आएँ, और हमने देखा कि महिला साइंटिस्ट की अलग ही पहचान है और तमाम जो मिशंस हुए उनमें उनकी भूमिका बहुत अग्रणी है। आपको क्या लगता है कि स्पेस सेक्टर महिला उन्मुखी होने के साथ साथ कैसे इसे आत्मविश्वास के साथ आगे लेकर जाएगा? निश्चय ही, और एक इसके लिए बहुत जरूरी है जो कि शुरू हो गया है कि स्टेम एजुकेशन में और ज्यादा महिलाएं आए, लड़कियां आए। और ये जो ट्रेंड है ये धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ है। जी, पहले आपको पता ही है कि साइंस सब्जेक्ट्स में, ये स्टेम सब्जेक्ट्स में, जैसे हम जैसे कहते हैं, परसेंटेज जो फीमेल पॉपुलेशन का परसेंटेज था वो कम था। जी, पर हर जगह एफर्ट किए जा रहे हैं कि इसको धीरे धीरे बढ़ाया जाए। और इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होगा कि जैसे आप देख रहे हैं इसरो में, आज आपने अगर 20 से 30 महिला साइंटिस्ट देखी हैं तो हो सकता है कुछ सालों बाद 50% साइंटिस्ट महिलाएं हैं। बिल्कुल। इसी और प्रकार से स्टार्टअप, आज के दिन में 3 से 4 स्टार्टअप हैं जो कि महिलाएं लीड कर रही हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि एक समय आएगा कि 50% स्टार्टअप भी महिलाएं लीड कर रही हैं। बिल्कुल, इसीलिए चंदा मामा भी अब दूर नहीं है और सूरज चाचू के पास भी हम पहुंच ही गए हैं। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि गगनयान को लेकर प्रधानमंत्री से के साथ साथ उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति भी बहुत आशान्वित हैं कि ये भी एक सफल मिशन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आप इस शो पर आए और बहुत ही रोचक तरीके से इस अहम विषय पर इतने सरल जानकारियों को हमसे साझा किया। तो मनी मंत्र में हमारी कोशिश यही होती है कि हम उन तमाम सेक्टर्स पर या उन अनएक्सप्लोरेबल एवेन्यूज़ पर चर्चा करें जहां से आपके कमाई के मौके बनते हैं और जहां पर आप स्कीम्स के जरिए लाभान्वित हो सकते हैं। तो आज के मनी मंत्र में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आगे आप देख सकते हैं खबरें मेरे सहयोगी मुकुल के साथ। नमस्कार।